स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 18 चुनौती हिमालय की। पाठ 18 है बच्चों, चुनौती हिमालय की। हिमालय जो है वह हमारा ग्लेशियर है और हिमालय एक रेंज है जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रेंज है नॉर्दर्न रीजन में बच्चों। उसी की चुनौती, उसी ने चैलेंज दिया है कि उस पर चढ़ना है। तो देखिए बच्चों पढ़ते हैं पाठ। इस पाठ में बच्चों हम शब्दार्थ के साथ इस पाठ को समझेंगे, तो बच्चों वीडियो को स्किप ना करें। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। पहले बच्चों समझ लेते हैं जोजिला पास। जोजिला पास क्या है? जोजिला एक दर्रा है। दर्रा किसे कहते हैं बच्चों? जो बहुत सारी पहाड़ों के बीच में दबी हुई जगह जहां से आने जाने का रास्ता हो उसे दर्रा कहते हैं। वहां से पास होया जा सकता है। तो जोजिला वही जगह है, जोजिला पास। जोजिला पास जो है बच्चों, यहाँ देखिए, जोजिला पास लद्दाख के कारगिल जिले में है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला प्रमुख द्वार माना जाता है। कारगिल जिले में है बच्चों, यह लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाला प्रमुख द्वार माना जाता है। इसी से होकर लोग लद्दाख और लद्दाख से जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं। जब जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, कुली जो उनका सामान ढो रहा था, कुली उसे ही कहते हैं, जो हमारा सामान ढोता है उसे कुली कहते हैं। उसने बताया, शाब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। शाब मीन्स साहब। सामने वह जो देख रहे हैं आप पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, इसके पीछे ही अमरनाथ की गुफा है। अमरनाथ जहाँ पे शिव भगवान की पूजा होती है गुफा में, वह समय से बर्फ की एक एक बूंद करते करते एक शिवलिंग निर्मित हो जाती है, बन जाती है, और टाइम से वह शिवलिंग गल जाती है। तो वही है अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ बाबा। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी से अमरनाथ गुफा के बारे में चर्चा करें। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो कुली यह भी कह रहा है कि साहब रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। तो किशन ने बोला कि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। और कहा कि बहुत दूर है और बहुत चढ़ाई भी है। तो जवाहरलाल ने पूछा कि कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा 8 मील साहब। कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। कुली ने बोला कि 8 मील। 8 मील का क्या अर्थ होता है बच्चों? मील का अर्थ है रास्ते को नापने की इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू वे। तो 8 मील, एक मील में कितना होता है बच्चों? एक मील में 1.60 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 8 मील इन्हें जाना था, तो आप 1.60 को मल्टीप्लाई करिए 8 से, तो आपके पूरे किलोमीटर फाइंड आउट हो जाएंगे कि उन्हें और कितने किलोमीटर जाना है। ओके, तो कुली ने कह दिया कि 8 मील है यहाँ से। बस तो
जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। जब कुली ने बताया कि 8 मील है अभी यहाँ से अमरनाथ, तब जवाहरलाल के मन में उत्सुकता हुई कि तब तो जरूर चलेंगे। उन्होंने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखकर कहा कि जरूर चलेंगे। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके में चले गए, तो अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर और भी एक्साइटमेंट उनको आ गया कि बहुत ही मुश्किल रास्ता है, तब तो जरूर चलेंगे। कौन कौन चलेगा हमारे साथ, जवाहरलाल ने जानना चाहा। तो किशन ने बोला, साहब मैं चलूंगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। तो जो किशन था वह गडेरिया था, है ना बच्चों, गडेरिया था और वह भेड़े चराने की काम करता था। तो उसने कहा कि भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। तड़के का मतलब है जल्दी, तैयार होकर बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा, रात की का कालापन पर लेकिन प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। जो सुबह में सूर्य की किरणें होती है हल्की हल्की, वह भी फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। तिब्बती पठार बच्चों, हमने राख की रस्सी में पढ़ी थी ना, दुनिया की छत, या वही तिब्बत की पठार की बात यहाँ पर हो रही है। उसका दृश्य जो था वह निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उजाड़ चट्टानी कहने का मतलब है कि वनस्पति रहित, जहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं हो, वहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, चट्टान है, वैसा ही इलाका वहां दिख रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे थे। जो वह उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की जैसी ही किरणें उन पर पड़ती हैं, वह कैसे चमक उठते हैं, ताज की भांति, मीन्स किसी क्राउन के जैसे, जैसे किसी राजा के सर पे क्राउन चमकता है, उसी प्रकार यह भी चमक उठते हैं। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते हैं मानो, ग्लेशियर का अर्थ है बच्चों बर्फीले पहाड़, सिर्फ बर्फ की चट्टाने, बर्फ, ठोस बर्फ, उसको कहते हैं ग्लेशियर। ऐसे लगते हैं मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों, स्वागत कर रहे हैं, हमारा वेलकम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि वह हमारे पास चलते आ रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक पहुंच रहे थे और उनको सर्दी का एहसास करा रहे थे। तो सर्द हवा के जो झोंके हैं वो हड्डियों तक घुस रहे थे। कहने का मतलब है कि बहुत कड़ाकेदार की सर्दी थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। अब कमर में रस्सी लपेट लिया उन्होंने, क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ता था। हथेलियों को गर्म किया और आगे बढ़ने लगे। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। दुर्गम का अर्थ है बच्चों कठिन, कठिन रास्ता जो था वह उनको चैलेंज दे रही थी। क्या दे रही थी? चैलेंज दे रही थी, चुनौती दे रही थी कि चलो अब आओ मेरे रास्ते, मैं तुमको रोकती चली जाऊंगी, तुम्हें पार करना है। तो जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। भाई किशन और कुली, ये तीन और एक जवाहरलाल, कुल 4 लोग गए थे। ठीक है बच्चों, 4 पर्सन थे।
रस्सी के साथ जुड़े हुए थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। जो गडेरिया था किशन, वह क्या था, अब यहाँ का गाइड बन गया था कि उसे सारे रास्ते पते थे। गडेरिया किसे कहते हैं बच्चों? पशु पालने वाले को गडेरिया कहते हैं। चरवाहे जो अपने पशुओं की देखभाल करता है। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी दुभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। यूं तो 8 मील ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्या कर, ये पहाड़ी रास्तों में 8 कदम भी चलना दुभर है। दुभर कहने का अर्थ है मुश्किल। और एक एक डग, डग मीन्स कदम, एक एक कदम रखने में कठिनाई महसूस हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। रास्ता बहुत ही सुनसान था। पेड़ के अभाव में, पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था, क्योंकि जवाहरलाल जो थे वह मैदानी भाग से, मैदानी क्षेत्र से गए थे और यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे होते हैं, परंतु हिमालय की चोटियों में, हिमालय के गोद में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे ज्यादा बर्फ है वहां पे वनस्पति नहीं है, वहां पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अभाव का अर्थ होता है बच्चों कमी। उसकी कमी में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, क्योंकि जवाहरलाल को पेड़ पौधों के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए वहां पे कुछ कमी उन्हें नजर आ रही थी। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती, तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चों, ऊपर चढ़ने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए सांस में दिक्कत होने लगी थी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जो कुली थे साथ में, उसकी नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया, उनका खून वगैरह साफ किया, मीन्स ट्रीटमेंट किया। तो उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। वहां की सर्द हवाओं के थपेड़े ने उन लोगों को एकदम अंदर से ठंडा कर दिया था। ऐसा लगता था कि पूरे नस खींच रहे हैं और दिमाग में खून चढ़ाने का अर्थ है दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। वहां की ठंड से सब लोग हताहत हो गए थे, लेकिन जवाहरलाल की जाबाजी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह आगे बढ़ने का इरादा उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी थी, फिसलन भी बढ़ गई थी, चलना भी कठिन हो गया था। बर्फ पर चलना बहुत ही कठिन होता है। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई थी और थकान भी हो गई थी शरीर में। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। एक बर्फीला मैदान नजर आया और वह लग रहा था मानो कि किसी देवताओं के मुकुट के समान, क्योंकि मैदान के पूरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, बर्फीले पहाड़ थे, हिम शिखरों से घिरा हुआ था। मतलब कि पहाड़ों, जहाँ पे बर्फ जमी हुई पहाड़ों से, पहाड़ की सबसे ऊंचे स्थान को शिखर कहते हैं, वहां से घिरा हुआ था। तो लग रहा था कि यह देवताओं का मुकुट है। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। प्रकृति की ऐसी मनोरम दृश्य को देखकर
उनकी आंखें तरोताजा हो गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। धुंधलके मीन्स वहां बहुत ही कोहरा था, बर्फ पड़ रहा था, तो वह जो मैदानी हिस्सा है वह गायब हो गया। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। तो उन्होंने कहा सुबह 4 बजे से चल रहे थे और फिर उनके मुंह से ऐसा निकला कि शायद अभी 16,000 फीट की ऊंचाई और तय करनी है, वहीं पर मिलेंगे हमें अमरनाथ से भी ऊपर। अमरनाथ से भी ऊपर 16,000 की फीट की में थे, अमरनाथ से भी ऊपर थे। ऊपर पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, हिमालय ने चैलेंज किया था जवाहरलाल को कि अमरनाथ जाना है, तो वह चलते ही जा रहे थे। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। जो पथ कठिन हो उसको कहते हैं निर्गम, सुगम और निर्गम। पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। साहब चलिए वापस चलते हैं, वापस जाते जाते दिन ढल जाएगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं। जवाहरलाल की लौटने का विचार नहीं था। उन्हें पसंद नहीं आया कुली का कहना कि चलिए वापस। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। किशन गडेरिया ने बोला कि अमरनाथ तो बर्फ के उस मैदान के पार है, दूर। चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। चढ़ाई जो थी वह पार हो गई, लेकिन आधे मील का मीन्स जो 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं, उसका आधा ही बच गया था, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। उन्होंने ही कहा कि इतना चढ़ गए, थोड़ा ही बाकी है, चलते हैं। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिख रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। सामने बर्फ का मैदान था, बिल्कुल एकदम मैदान था, सपाट। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। वह बढ़ते चले जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। जितना वह प्लेन दिख रहा था, उतना ही उसका सरफेस अंडुलेटिंग था, बहुत ही उबड़ खाबड़ दिख रहा था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। जो ताजी बर्फ गिर रही थी वह ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल सपाट मैदान है। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। दैट मीन्स कि वह खाई में गिर पड़े थे और बहुत ही देखने में तो बहुत ही आसान रास्ता था बिल्कुल, लेकिन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। कहीं कहीं गड्ढे थे, गड्ढे जो थे वह बर्फ से पटे हुए थे और कहीं जो था वह खाई थी। और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गहरी खाई है जो कि उन्हें निगलने के लिए तैयार है। तभी उनका पैर फिसला और वह खाई में गिर पड़े। लेकिन वह क्या था कि रस्सी से बंधे हुए थे, इसके कारण वह बच गए। तो उनका भाई उन्हें बोला कि जवाहर बोले, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। भाई ने उनको पुकारा जवाहर जवाहर करके, और किशन भी चीखा, साहब गिर गए। रस्सी से बंधे जवाहर लाल हवा में लटक रहे थे।
उफ, कैसा झटका लगा। उन्हें ऐसा लगा कि कोई करंट उन्हें लग गया। वो बहुत ही डर गए। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। उन्होंने अपने रस्सी को पकड़ा हुआ था, वही उनका सहारा था। उसी रस्सी से उन्हें धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा गया। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। भाई ने उन्हें पुकारा। जवाहर मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। ऊपर से किशन और उनके भाई का, उनके कजन का जो फेस था वह दिखाई दिया, क्योंकि वहां बहुत ही बर्फ था, इसकी वजह से कोहरा था और हल्के हल्के चेहरे दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि तुम रस्सी पकड़े रहना, हम ऊपर से खींच रहे हैं। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं है। यहाँ बहुत फिसलन है, इसलिए आसानी से नहीं खींच पाएगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। उन्होंने कहा मैं अपना पैर चट्टान पे जमा लेता हूँ। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज रही थी। जैसे हम किसी खाली कमरे में चिल्लाते हैं तो किस तरीके से हमारा आवाज गूंजता है, उसी प्रकार उनकी भी आवाजें गूंज रही थी। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिया। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने एक टप्पा मारा। जिस प्रकार हम झूले पे बैठकर पेंग मारते हैं, उसी प्रकार वह भी झूल ही रहे थे और उन्होंने अपने पैर से एक पेंग मारा और एक अपना पैर से धरती पकड़ ली, एक उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया। उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। भाई ने कहा जवाहर तुम घबराना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। वह रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर आने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी। बहुत ही कस के ऊपर चढ़ने से रस्सियां जो है वह हथेलियों पे रगड़ खा जाती हैं और हाथ को काट देती हैं, जिससे कि हाथ की स्किन जो है छिल जाते हैं। रस्सी रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींच कर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा था, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ था। अब भी वह आगे जाना चाहते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी जवाहरलाल आगे जाना चाहते थे। उन्होंने आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने के लिए उनके पास उचित सामान भी तो नहीं था। बहुत सारे बच्चों गैजेट्स होते हैं, प्रोब होते हैं, जिसको हाथ में रखना पड़ता है कि कहीं गहरी खाई आए, बहुत ज्यादा चट्टान आए, कहीं गड्ढे आ गए, तो उससे हमको निपटने के लिए अपने पास सामान रखना होता है। वो जो क्लाइंबर्स होते हैं वही जानते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहेंगी। वह अमरनाथ की गुफा तक तो नहीं पहुंच पाए, लौटना पड़ा, परंतु हिमालय की जो उनकी यह सब यादें हैं वह उनको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती रहेंगी, खींचती रहेंगी, उन्हें प्रेरणा देती रहेंगी कि वह उनके पास फिर से आए और उनकी मनोरम छटाओं को देखें। इनकी इस लेख की लेखिका है सुरेखा पडंदीकर जी और इन्होंने यह लेख लिखा है। तो बच्चों, हमारे यूनिट आसपास का यह आखिरी चैप्टर था और हमारे आसपास में हमारी पर्वत श्रृंखलाएं भी आती हैं, हमारे हिमशिखर भी आते हैं। तो इसका एक अनुभव आपके साथ
शेयर किया गया है। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ खत्म होता है। आप इस पाठ को और भी अच्छे से रीडिंग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन और आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।